तो बेटा आज हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। हम ये चैप्टर जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, तो हमारे पास जो अब बचता है वो है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की एक्सरसाइज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। कहते हैं लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो एंड रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो हमको बताना है कि इन प्रोसेसेस के अंदर वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, और उसका कारण जो है वो हमने बताना है, ठीक है। कहते हैं सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो बताओ वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. क्यों भाई? So वो अगर अपने हाथ नहीं चलाएगी, she doesn't swing her hand, so she can't swim. She has बेटा to क्योंकि apply some सुमा जो है energy. अपने हैंड से फोर्स एक्सर्ट कर रही है पानी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यस, है ना, बिकॉज सुमा exerts force with her hand and due to it there is displacement। तो उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसलिए वर्क डन हो रहा है। कहते हैं अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। एक Yeah. डोंकी जो है अपने बैक के ऊपर लोड कैरी कर रहा है। तो बताओ वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. क्यों भाई? So अगर वो सर नहीं हो रहा क्यों बेटा युवदीप? सर, क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में कांटेक्ट में है? नहीं है। हम्म सब स्टैटिक है, उसकी पोजीशन और ग्राउंड से चेंज नहीं हो रही है, नो डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा हमारा एक बेकार सा डोंकी है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक बैग है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर है, और फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ी ना है ना, क्योंकि इन दोनों का एंगल जो है वो क्या है बेटा? 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कॉस की वैल्यू बेटा कितनी है? 90 डिग्री। और कॉस 90 बेटा कितना होता है? 0। इसलिए वर्क डन क्या हो गया? 0। तो जरा पहले पार्ट का आंसर तो बेटा मैंने वहां पे लिखा हुआ है, उसके लिए जगह छोड़ दो, और दूसरे पार्ट के लिए आंसर लिखो और बाद में फिर पहला पार्ट कॉपी कर लेना। लिखो सेकंड पार्ट के लिए नो वर्क इज डन बिकॉज force is acting downwards and displacement is in forward direction,
force is acting downwards and displacement is in forward direction, full stop. लिखो, for work done, displacement should be in the same direction of force acting. For work done, displacement should be in same direction of force acting. समझ में आया बच्चे? Yes, sir. तो बेटा कंडीशन क्या है हमारी? वर्क डन कब होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो बेटा पॉजिटिव वर्क डन होता है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा वर्क डन उस केस में क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो वर्क डन तो होगा पर वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड देखते हैं, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। बेटे विंड मिल के फैंस होते हैं या ब्लेड्स होते हैं, वो ऐसे चल रहा है, तो जो रोप है वो ऊपर की तरफ ऐसे लपेटी जा रही है, और जो बकेट है बेटा वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो ये डायरेक्शन फोर्स क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क इज डन। तो लिखो बेटा थर्ड पार्ट का आंसर लिखो, वर्क इज डन because both force acting work is done because both the force acting and displacement of bucket are in same direction. Are in same direction. फोर्थ पार्ट कहता है ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्क इज डन और नॉट? बेटा नो वर्क डन। No, sir. Because The there force and is displacement are there. no force and no displacement। ना तो कोई फोर्स है ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं है। नो फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, इसमें वर्क डन है? Yes, sir. yes, because both force and displacement are in same direction। ठीक है ना? Food grains are getting dried in the sun। No work is done because there is no force or no displacement. No work done because no force and no displacement। कहता है a sailboat is moving due to wind। So work is done by the wind. Yes,
because sailboat moves, because sailboat moves in direction of force applied by wind. विंड जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, सेल बोट उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप कॉपी कर सकते हैं जो जो आपने कॉपी करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं हटा रहा हूं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन द कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का कि एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से फेंका गया और वो कर्व पाथ लेकर पॉइंट बी पर आ गया। The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? तो इनिशियल ऑब्जेक्ट यहां से आया और उसके बाद वो इस पॉइंट पे फॉल कर गया। अगर ये ग्राउंड है तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट ग्राउंड पे ही लाई करते हैं। तो ग्राउंड पे लाई करने की वजह से हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, पर हाइट क्या हो गई, 0, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जरा लिखो इसका आंसर। देखो, वर्क डन विल बी 0 work done will be 0 because the height becomes 0 because the height becomes 0 at initial and final positions. At initial and final positions. Full stop. ये कॉपी कर लेना बेटा बाद में। थर्ड क्वेश्चन, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। यस, एक बैटरी जो है वो एक बल्ब को लाइट करती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। सबसे पहले तो बैटरी में क्या होता है बेटा, बैटरी में केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी होती है वो बेटा किस में बदल जाती है, केमिकल हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है बेटा। इलेक्ट्रिक एनर्जी से बल्ब ग्लो करता है और वो किस में बदल जाता है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। क्योंकि एक्चुअली में बल्ब लाइट भी देता है और वो थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी। अगर ट्यूबलाइट होती तो हम सिर्फ लाइट एनर्जी कह देते, पर बल्ब है वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है, तो इसलिए हमने हीट एंड लाइट एनर्जी कहा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 20 kg। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 20 kg। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 meters to 2 meters per second। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी उसकी कम हो गई 2 meters per second।
कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो बेटा वर्क डन बाय द फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे निकालेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इट शुड बी यू स्क्वायर। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा? हाफ और m हम कॉमन ले लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू m कितना हो गया बेटा? 20। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर, और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 20 इंटू कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 25। तो 25 में से 4 गया, माइनस कितना आ गया? 21। ये कैंसल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 210 जूल। तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। कितनी? माइनस 210 जूल। इज दैट क्लियर क्लास? तो यहां पे हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। लेट अस सी 5th क्वेश्चन। कहता है अ मास ऑफ 10 kg। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है बेटा? 10 kg is at a point A on the table. It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. तो ये हमारे पास एक टेबल है, ये उस टेबल का स्टैंड है, और जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से मूव करके कहां पे ले जाया गया? पॉइंट बी पे ले जाया गया, जो खुद भी टेबल के ऊपर है। कहते हैं what is the work done by the object by the gravitational force? Explain your answer. हाँ जी भाई, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस आंसर को कि फोर्स exerted by the gravitational force? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन किसी से मिलता जुलता है? कोई मुझे बता सकता है कि ये क्वेश्चन किससे मिलता जुलता है? जो अभी हमने किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मास कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट होगा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि ग्रेविटी का तो यहां पे कोई काम ही नहीं हो रहा। ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो भी फिक्स्ड है। ए से बी में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी हाइट जो है वो क्या है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है। अगर हाइट फिक्स्ड है, इज दैट क्लियर? तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा? 0, है ना? तो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस केस के अंदर। तो जरा 5th क्वेश्चन का आंसर लिखो और फिर मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर कॉपी करने का टाइम दूंगा, उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो। लिखो 5th का आंसर। देखो, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी is 0
the work done on the object by the force of gravity is zero because the line joining AB is horizontal. Hence, H is zero. Therefore, there is no component of force of gravity in the direction of displacement. In the direction of displacement. तो ग्रेविटी फोर्स जो है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, क्योंकि हाइट जीरो आ रही है, वो सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। ग्रेविटी कहीं पे भी एक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये सारे आंसर्स आप कॉपी कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज करती रहती है प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आंसर यस और नो एंड व्हाई। तो क्या ये वायलेट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। तो बताओ क्या पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है तो ये वायलेट कर रही है? नो। ऑल्दो potential energy decreases progressively, but the potential energy gets converted to kinetic energy, which increases progressively according to law of conservation of energy. तो वो एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है। Question number 7. What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? तो सबसे पहले मस्कुलर एनर्जी gets converted to kinetic energy, mechanical energy of paddle, और बाद में it gets converted to kinetic energy, है ना। 8 कहते हैं डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करता है जब आप पुश करते हो एक बहुत बड़े पत्थर को अपनी पूरी जान लगा के और फेल हो जाते हो? वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोज? तो डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस? नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस in
this case, because all energy gets lost to the surrounding. To the surroundings. ठीक है, full stop. Since we lose energy, we feel tired. क्योंकि हमारी एनर्जी कम हुई है ना, इसलिए हम बहुत टायर्ड फील करते हैं. 9th, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is in joule? अब देखो बेटा, 1 यूनिट बेटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आर के, जो बेटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. देयरफॉर 250 यूनिट्स किसके बराबर होंगे बेटा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 250. आप सॉल्व कर दोगे, आंसर किस में आ जाएगा? जूल्स में आ जाएगा, जो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे. 10th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg. तो बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर. बेटा उसको रेज किया गया हाइट ऑफ 5 मीटर में. जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अबव द ग्राउंड, जो नेगेटिव में आ जाएगी. व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं सिंपली फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? mgh. मुझे नेगेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं है. तो 40 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है? 5 मीटर. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2000 जूल. कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड उसकी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. तो बेटा हाफ वे डाउन में पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ इंक्रीज कर जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ डिक्रीज कर जाएगी. Half into 2000. So half into 2000. हाफ इंटू 2000 नहीं होगा. हाँ ठीक है, हाफ इंटू 2000 है ना. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे हाफ वे डाउन potential energy reduces to half, therefore potential energy becomes equal to kinetic energy. तो half of 2000, तो बेटा वो कितना आ जाएगा? 1000 जूल. आपको थियोरेटिकली हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. तो आप यहां तक कॉपी कर लो, फिर हम 11th से आगे शुरू करते हैं क्वेश्चंस. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की. क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर. बेटा ये रहा अर्थ, ये रही सैटेलाइट. ये सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगाकर वापस वहीं पर आ जाती है. तो बेटा सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a satellite
of a satellite moving around Earth in a circular path is same. Therefore, the net displacement क्या हो जाएगी? Zero. Hence, Zero. work done is zero. तो Zero. अर्थ को कोई वर्क नहीं करना पड़ता जब वो किसी भी सैटेलाइट को अपने आगे पीछे क्या कराता है, मूव कराता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहते हैं कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक Yes, sir. एंड डिस्कस। तो आप अगर यस कहते हो तो क्यों, और आप अगर कहते हो नो तो क्यों? So, like force, we know that force is equal to m into a. So, in the absence of force, so force is equal to zero, then ma will also be zero. And so the object is either at rest or in a state of uniform motion, in a straight line. अगर हम बात करते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ, है ना, तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, है ना, अनलेस कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। अनलेस some unbalanced force does not act on it। तो जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। इट मीन्स नो फोर्स, therefore no डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया इसका, इस कॉन्सेप्ट का एक पार्ट। पर इस कॉन्सेप्ट का एक और पार्ट होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है। ऑल्सो when a body is in uniform motion, then also no force acts on it, है ना, उस केस में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। बट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमको फोर्स चाहिए होता है उसको रोकने के लिए। बट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, द बॉडी। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, है ना। हेंस in this case displacement takes place in absence of force।
तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है बेटा, तो वो रेस्ट पे ही रहती है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता, वो मूव नहीं करती। तो ये क्लियर है कि फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उस केस में भी उसके ऊपर कोई नया फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, उसको रोकने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट तभी हो रही है, ठीक है ना, जब फोर्स का क्या है, एब्सेंस है। मतलब इस केस में मूवमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पर नया फोर्स तो कोई भी नहीं है उसको मूव कराने के लिए, है ना। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन जो है वो ये बताता है कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट बट देयर इज नो न्यू फोर्स या नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आंसर मैंने बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. तो बेटा क्या No, आंसर sir. होगा इसका? No, अगर sir. आपके सर के ऊपर एक वेट, एक वजन रख दिया जाए और आप उसको सर के ऊपर आधा घंटा रखिए रखते हैं, तो क्या आप कोई काम करते हैं? पहले तो आंसर दीजिए यस और नो। No, sir. आप काम करते हैं बेटा? No, sir. आंसर इज नो वर्क इज डन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट। Whereas force is in downward direction. फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, बट देर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, इसलिए नो वर्क डन। सिंस आर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हमारी एनर्जी तो यूटिलाइज हो रही है ना, देयरफॉर वी गेट टायर्ड। हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको पकड़ने में, इसलिए हम थक जाते हैं, पर वर्क डन जो है वो कुछ नहीं होता। 14th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। तो बेटा पावर कितना हो गया? 1500 वॉट। एंड कितनी देर के लिए चलता है बेटा? 10 आवर्स। कहता है हाउ मच एनर्जी डज इट यूजेस इन 10 आवर्स। तो बेटा अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे कमर्शियल यूनिट के अंदर, तो इट इज पावर इनटू टाइम। पावर किलोवाट में होनी चाहिए, तो हमने उसको 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड। और टाइम आवर्स में होना चाहिए, तो बेटा ये एनर्जी कितनी हो गई? 15 किलोवाट आवर। और अगर आपको इस एनर्जी को जूल में करना है, तो बेटा आप इस 15 को 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारी एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल्स में आ जाएगी, जो आप अभी सॉल्व करके मुझे बताएंगे। राइट, तो आप कॉपी कर लीजिए ताकि फिर मैं आगे के क्वेश्चंस करा सकूं, मुझे स्पेस चाहिए। तो ये हटा रहा हूं मैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा है 15th क्वेश्चन। कहता है illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur जब we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest and what happens to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? तो हमको ये सब चीजें जो है वो क्या बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो हमारे पास ये आ गया 15th क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फिक्स स्टैंड। हमने यहां पे लिया एक बॉब और इसको यहां से कर दिया लीव। ठीक है, तो ये मैंने इसकी पोजीशंस बना दी। इस पोजीशन को मैंने मार्क किया ए, इसको बी, इसको सी। एक्सट्रीम पोजीशंस कौन कौन सी हो गई, ए एंड सी। अब यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। Displacement is maximum, therefore potential energy जो है वो क्या है, मैक्सिमम। बट वेलोसिटी क्या है, जीरो, therefore काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। When it moves from A to B, तो मीन पोजीशन कौन सी हो गई, बी। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे गेट्स कन्वर्टेड इनटू किसमें, काइनेटिक एनर्जी। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। बट वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम या जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां पे Pe इज मैक्स, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। यहां पे Pe इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स। यहां पे दोबारा Pe इज मैक्स एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इसे कहते हैं x। x क्या स्पेसिफाई करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायग्राम आप कॉपी कर लो, ठीक है। ये हमने उन्होंने पहले बताया। कहता है व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, इसका हमें आंसर देना है। तो पहले आप डायग्राम कॉपी कर लो, फिर मैं इसका आंसर लिखवाता हूं। लिखो बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कहते हैं व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। देखो द बॉब कम्स टू रेस्ट, द बॉब कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन caused by the air. Due to the friction
caused by the air. ठीक है, hence its mechanical energy gets converted to heat energy, which gets lost to the surroundings. तो धीरे धीरे उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो हीट में बदलनी शुरू हो जाती है और वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है। जब सारी मैकेनिकल एनर्जी हीट में बदल गई तो दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी का ही आगे का पार्ट है, सिंस all mechanical energy gets finally converted into heat energy, therefore it is not a violation of law of conservation of energy। कर लो कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक ऑब्जेक्ट है मास m का मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा है एक एनर्जी के साथ विद मास m एंड वेलोसिटी v, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको ऑपोजिट साइड से क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी, जो बेटा इसी के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हाउ मच वर्क शुड बी डन, वर्क डन should be negative of kinetic energy, should be equal and negative of kinetic energy in order to stop the object। उसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये था 16th। अब हम बात कर रहे हैं 17th की। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू, हाँ जी Sir, can you repeat the answer of question 16? बेटा, it says work done should be equal and opposite of kinetic energy in order to stop the object। आप अगर भाग रहे हो, आपको रोकने के लिए मुझे आप जितना फोर्स लगा के भाग रहे हो उतना ही वर्क मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रोकने के लिए, मतलब बराबर एनर्जी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम। 17 कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन। तो बेटा वर्क डन निकालना है इन डन टू स्टॉप अ कार। बेटा स्टॉप अ कार का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, तो ये आ जाएगा 3 जा, ये आ जाएगा 10 जा, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 50/3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो आपको वर्क डन करना है टू स्टॉप द कार। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों में हाफ और m कॉमन होता है, तो v²
माइनस क्या कर देंगे u स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, m की वैल्यू कितनी है 1500, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये आ जाएगा 50/3 का होल स्क्वायर। तो आंसर ओवरऑल ये नेगेटिव में आ रहा है, हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3, तो ये कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 500 and 2 और into 2 will be cancelled with 50, 25. हाँ उसको कैंसिल कर भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250, तो 5 5s are 25, तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये काफी 208 बड़ी वैल्यू आ रही है, 2500 इंटू अगर हम 250 कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये so 208 माइनस 333.3 208.33 333 जूल आ जाएगा, या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि माइनस 208.33 किलो जूल आ गया, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो गया 17th क्वेश्चन। हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तीनों केसेस के अंदर हमारे पास फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है ऑफ मास m। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया shown by the arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. अब इसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। एंड इस केस के अंदर दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। कर लीजिए कॉपी इसको फटाफट। हाँ जी क्लास, हम हटा देते हैं ये सब और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं सोनी सेज that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? Yes. Yes, sir. If all forces, ठीक है ना, are equal and opposite, ठीक है, its net velocity is zero, hence acceleration क्या हो जाएगी 0। Is also 0. अब अगर एक ऑब्जेक्ट टेबल पे पड़ा हुआ है, यहां से F1 लगता है, यहां से F2 लगता है, तो F1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ F2। यहां से Fg लग रहा है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू परपेंडिकुलर फोर्स। तो इस केसेस के अंदर फोर्सेस लग रहे हैं, पर सेवरल फोर्सेस लग रहे हैं, 4 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, पर सारे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए 0 है। 20th कहते हैं फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, N
इंटू P इंटू T, जहां पे N क्या होते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेस। वो कह रहे 4 डिवाइसेस है, हर एक डिवाइस की पावर कितनी है 500 वॉट, जिनको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, और वो कितनी देर के लिए चलते हैं 10 आवर्स के लिए। तो ये कैंसल हो गया, तो एनर्जी किलोवाट में कितनी आ गई 20 किलोवाट आवर। लास्ट क्वेश्चन 21st, a freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? All It is converted into its heat energy. kinetic energy gets converted to heat or potential energy, है ना। तो ग्राउंड पे भी उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी हीट तो आप छोड़ ही दो, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है, राइट। So sound energy. वो थोड़ा छोटा मोटा अमाउंट जो होता है बेटा वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, बट ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। Okay, sir. तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की पूरी खत्म होती है, आप कॉपी कर लीजिए। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वर्क एनर्जी चैप्टर के डिस्कस किए, जहां जहां पे उनको सॉल्व करना था हमने सॉल्व किया। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने क्वेश्चन आंसर्स को बेटर और स्ट्रॉन्गर बना सके। आपके पास कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, आप जरूर मुझे लिखें, मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें, मैं जरूर आपके डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तो जिन बच्चों को चाहिए कि उनको ऐसे लेक्चर्स आगे भी मिलते रहे चैप्टर्स के, वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, thank you very much for watching our lecture. Take care, study hard, and bye bye from School of Science.